हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही था, ठीक है। अब जो टू पार्टिकल्स के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास m1r1 प्लस में m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब उसको क्या करना है, हमें ड्राइव करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिखा है क्या, एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब देखो जैसे यहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये एक ए पॉइंट है यहाँ पर और एक क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पर है हमारा m1 और बी पर है जो पार्टिकल वो उसका मास कितना है, m2 है, क्लियर है। और इनको हमने ओरिजिन से जब देखा तो ये कितने डिस्टेंस पे था, m1 वाला ये था हमारा r1 और m2 जो था वो था कितनी दूरी पे, r2, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक। और हमने इसमें यहाँ पर लेट कर लिया ये कि C पे क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। यहाँ C पे आया इसका सेंटर ऑफ मास और जिसकी जो पोजीशन है वो कितनी है हमारे पास, R वेक्टर हमने इसको मान लिया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर RCM भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हमने यहाँ पर M1 पे बताया कि एक्सटर्नल फोर्स जो है एक F1 एक्ट कर रही है और M2 पर एक एक्सटर्नल फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, F2 एक्ट कर रही है, क्लियर है। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं हमने कि कंसीडर द टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 M2 प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। ए और B पे हमने मास M1 और M2 प्लेस किया एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, ठीक है। एंड लेट सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स एट पोजीशन R वेक्टर। कितनी पोजीशन पे है वो, R वेक्टर पे। ये तो सब पता है ना आपको, ओरिजिन से इसकी दूरी है M1 की R1 और M2 की कितनी है, R2 है, वो आपको पता है। R1 आगे जो हम फर्दर लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, I कैप, J कैप एंड K कैप, प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर भी कॉमा आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, अगर हमारे x y z का होता, अगर x y का है तो सिंपल I J होता, ठीक है। इसमें यहाँ लिख सकता हूँ मैं x I कैप और यहाँ y J कैप और इधर z K कैप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दो के लिए लिखूँ, मतलब हमारा तो यहाँ पर ये क्या है, x और y कोऑर्डिनेट है, तो उसमें हमारे पास x I कैप कॉमा में y J कैप बनेंगे इसके R1 के कोऑर्डिनेट, क्लियर है। तो ये प्रॉपर पोजीशन ये है, मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ ये बताया हुआ है x इतना है और y इतना है। जैसे मान लो यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 4 है, तो 2,4, 2i कैप मतलब x का 2 और 4 J कैप मतलब क्या है, y का 4 है। ये तो पता है, i x का वो होता है यूनिट वेक्टर और y एक्सिस में J क्या होता है हमारा यूनिट वेक्टर, जस्ट फॉर द डायरेक्शन ये हम लिखते हैं, क्लियर है। इतनी बात बताओ। जैसे इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको 2i कैप एंड 4j कैप, ऐसे लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 2 x का है और y का कितना है, 4 है, ये चीज़ मतलब है। तो 2,4 मतलब ये हमें प्रॉपर पोजीशन पता होती है, इसलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। कोई इसमें दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो वेलोसिटीज़ हैं v1 और v2 वो a और b की है, मतलब a पे जो वेलोसिटी है मास m1 की वो v1 है और जो हमारा जो मास m2 है उसमें वेलोसिटी कितनी है, लेट कर ली हमने, v2 है, ठीक है। सिमिलरली p1 p2 दैट इज़ द मोमेंटम, ठीक है, वो भी किसके हैं, a और b के हैं रिस्पेक्टिवली, क्लियर। बताओ कोई दिक्कत इसमें। और f1 f2 यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, क्लियर। अब देखो जरा, अब आपको कहानी सारी की सारी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ईजी। हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है जो F1 होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो अगर हम F1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर dp1/dt आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ जरा, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, ठीक है। अब हमें मोमेंटम तो पता ही है क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है, mv मास इंटू वेलोसिटी। और अगर हम F1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो d/dt और p1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, m1v1 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई परेशानी इसमें। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, m1 तो नॉर्मल कांस्टेंट टर्म होती है और d/dt किसका होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका आ जाएगा, ये वेलोसिटी का आ जाएगा, ये F1 हो गया, ठीक है। अब हमें एक कहानी पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे कि हमें पता है कि जो v1 होता है वो क्या होता है, dr1/dt, ये भी तो होता है, याद आया कुछ, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट होती थी हमारी ये। तो d/dt ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी होती है। जैसे dv1/dt अगर होता तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ऐसे ही v1 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, क्लियर है। ये सब बातें तो आपको पता भी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, dr1/dt, तो ये यहाँ पर पुट करते हैं। सो F1 वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, m1 d/dt और v1 की वैल्यू ये है, अब हमारे पास कितनी है, ये d/dt ऑफ r1 है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या बन गया यहाँ से F1, जल्दी से बताओ, m1 d/dt। अब देखो dd कितना हो गया, d² और ये dt स्क्वेयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ रहा है हमारे पास, r1 वेक्टर आ रहा है। क्या बताओ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बताओ,
क्लियर। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हम इसी तरीके से F2 भी निकाल सकते हैं। ये वाला F2 के केस में यहाँ क्या आ जाता है dP2/dt, फिर यहाँ M2 V2, फिर ये वाला हमारे पास V2 क्या जाता है dR2/dt। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करते हैं हम तो अगेन यही चीज़ आ जाती। तो ये क्या बनती है हमारे पास M2 d²/dt²। ये कितना है हमारे पास R2 आ जाता है यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हमारी सेकेंड बन गई। बताओ कोई परेशानी? अब देखो इनको ऐड करो, ऐड 1 एंड 2, बिल्कुल सिंपल है। ऐड करेंगे 1 एंड 2 को तो देखो F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? देखो ये M1 d²/dt² इज R1 वेक्टर प्लस में M2 d²/dt² दैट इज R2 वेक्टर। बताओ आ रहा है समझ में? इसे मान लो आप थर्ड इक्वेशन। क्या मान लिया हमने इसको? थर्ड इक्वेशन मान लिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो ज़रा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के लिए। देखो फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए, अब जैसे मान लो ये तो हमने दो पार्टिकल के लिए किया, M1 और M2 जो थे यहाँ पर। सेंटर ऑफ मास के लिए जब हम बात करेंगे तो देखो जो टोटल फोर्स लगेगी एक्सटर्नल इस C पे वो क्या लगेगी हमारी? टोटल लग जाएगी दैट इज़ F, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास dPcm/dt। बताओ इसमें कोई दिक्कत? यही होता है ना न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। क्या होता है? फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन ये किसके लिए किया हमने? सेंटर ऑफ मास के लिए किया। अब यहाँ पर भी इस P की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पर? ये तो जो सेंटर ऑफ मास होता है इसमें क्या होता है? पूरा मास कंसनट्रेटेड होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो मास दैट इज M1 प्लस में M2, और वेलोसिटी इसकी हमें पता है क्या होगी? VCM होगी। ये भी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये चीज़ समझ में आ रही है? अब यहाँ VCM को भी हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ? dRCM/dt। तो देखो जरा मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, M1 प्लस में M2, ये तो ये था, ठीक है, और ये d/dt, ये वाला d/dt, ये VCM था, ठीक है। इस VCM की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ जल्दी से बताओ? d/dt ऑफ RCM। कहाँ से आया ये? यहाँ लिख रहा हूँ मैं। VCM क्या होता है हमारे पास? dRCM/dt होता है। सेम वही सब किया जैसे यहाँ पर किया था ये, ठीक है। यहाँ बस F1 था, यहाँ P1 था, वहाँ कैपिटल F हो गया और ये PCM हो गया, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। यहाँ M1 प्लस M2 हो गया और ये V1 की जगह वहाँ VCM आ गया। सेम है। फिर इस यहाँ से जैसे यहाँ V1 था वहाँ VCM है, VCM की जगह हमने क्या लिख दिया? dRCM/dt। ये किया है। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल ईजी है, ठीक। अब देखो यहाँ से, अब देखो इसमें ना कई बुक्स में आप देखना वहाँ पर क्या है, इंटरनल फोर्स भी दी हुई है। जैसे मैंने तो एक्सटर्नली ले ली ना, इंटरनल भी दी हुई है कि F12 इस पे लग रही है, मतलब 1 पे लग रही है 2 की वजह से, और यहाँ लगती है F21, वो लिखते हैं ऐसे इस तरीके से, F12 लग रही है M1 पे, यानी कि 1 पे लग रही है 2 की वजह से, और एक होती है F21 जो कि 2 पे लग रही है 1 की वजह से। लेकिन ये फोर्सेज क्या है? इक्वल हैं और अपोजिट है, क्योंकि ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। अगर आप देखें ये इस पे और ये वाला इस पे, तो इस तरीके से फोर्स बनेगी, तो ये क्या होंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर हमने नहीं लिखी। अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो यहाँ पर क्या किया हुआ है इसने? F1 प्लस में F12 किया हुआ है, समझ रहे हो? और फिर जैसे यहाँ F2 किया था ना हमने ये वाला सिमिलरली करके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? F2 प्लस में F21 और ये, और फिर जब वो उनको ऐड करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू रखेंगे हम F12 की जगह माइनस F21, तो ये वाला इसके साथ F21 तो है ही। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम करते हैं ना, इसको करना नहीं है, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। देखो F1 वेक्टर प्लस में आता F12, प्लस में ये F2 आता, और प्लस में आता F21, समझ रहे हो? फिर देखो इस F21 या F12 की जगह मैं क्या रख देता, यहाँ पर F21 रख देता, बिकॉज ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला F21 और ये वाला माइनस F21, तो ये कैंसिल ना हो जाता? बताओ। इसलिए ये लिखा नहीं हमने यहाँ पर, ठीक है, ताकि इजी लगे डेरिवेशन। नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते थे, ये कट जाते, सिंपल यहाँ क्या बचता है? ये F1 प्लस F2 ही बचता, ठीक है। करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने तो कुछ गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं की है, ये मैंने आपको बता दी कहानी कि आप अगर लेना चाहते हो तो इंटरनल फोर्सेज ले सकते हो, लेकिन ये कैंसिल आउट ही होती है एक दूसरे से, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया इसको, ठीक है, कंसिडर नहीं किया। कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो अब इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, M1 प्लस में M2, और ये क्या आ रहा है हमारे पास? d²/dt² इज RCM, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। बताओ अब देखो ये वाला जो F है ये हमें पता है क्या होता है? F1 प्लस में F2, ठीक है ना, वी नो दिस। तो यहाँ F की वैल्यू पुट करो ये वाली, ठीक है ना बात। इसको जैसे हम क्या मान लें, इसको फोर्थ मान लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ को पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा? थर्ड क्या है हमारी? ये F की जगह आ गई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा M1 प्लस में M2 d²/dt² इज RCM, ठीक है। और F1 प्लस F2 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो? तो देखो जरा यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, F1 और प्लस में F2 की जगह हम क्या करेंगे? अब ये वाली वैल्यू रखेंगे, M1 d²/dt² इज R1 वेक्टर
प्लस में m2 डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज़ r2 वेक्टर। बताओ समझ में आया। अब यहाँ से क्या करो आप, इसमें डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, m1 r1 वेक्टर और इधर से क्या बचा m2 r2 वेक्टर। अब देखो अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यू है हमारी m1 प्लस में m2 और ये वाला RCM आ गया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ लिख दिया डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा देखो, m1 प्लस में m2 RCM इज इक्वल टू में m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर। तो यहाँ से जो RCM आ जाएगा हमारे पास वो देखो क्या आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा इधर से m1 प्लस में m2 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ इधर आ गई। तो देख लो यही तो फॉर्मूला बना हुआ था हमारे पास, या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, यही चीज़ आपको बताई थी। अब मान लो अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना चाहते हो कि हमारे पास XCM हमें निकालना है, तो XCM के लिए क्या आ जाएगा, r1 की जगह XX आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, m1 x1 प्लस में m2 x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। ऐसे ही YCM अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो सारे, तो YCM क्या आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। और ZCM अगर निकालना चाहते हो Z वाला कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकलेगा, m1 बताओ जल्दी से, z1 प्लस m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरीके से निकलेंगे, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं इसके वो क्या हैं। कहता है इफ़ ओरिजिन इज़ एट सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो ये है एक मास m1 पड़ा है और ये वाला मास एक m2 पड़ा है, ठीक है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन ये ओरिजिन पे लेना है आपको, ये वाला क्या लेना है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है मान लो, समझ रहे हो। ओरिजिन से लिया आपने, ओरिजिन पे क्या ले लिया, ये सेंटर ऑफ मास ले लिया। जैसे हम x एक्सिस y एक्सिस बनाए तो ये y हो गया, ये वाला x हो गया हमारा, समझ रहे हो। अगर ये प्लस का x है तो इधर क्या आएगा हमारा, माइनस का x आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर कहानी अब क्या होगी, अगर हमने सेंटर ऑफ मास किस पे ले लिया, ओरिजिन पे ले लिया, तो देखो फॉर्मूला ये है। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो क्या है, अब ओरिजिन है, तो यानी कि 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं मान लो इसको सिंपली हम ओरिजिन को मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको 0 ले लूँगा मैं। अगर RCM की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, इसकी फॉर्म में नहीं बात कर रहे, इसकी फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो मान लो ओरिजिन पे अगर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 होगा। और मान लो ये वाला R1 है इधर का, और यहाँ ओरिजिन से ये वाला R2 है, तो देखो कैसे होगा, सोचो ज़रा खुद। देखो RCM तो हो गया 0 इज इक्वल टू में m1, अब R1 बताओ क्या आएगा, माइनस का R1 आएगा, समझ रहे हो, और प्लस में m2 और ये R2 प्लस का, बिकॉज R2 प्लस में और ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं तो x क्या हो जाता है हमारा, माइनस में हो जाता है, तो ये माइनस आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें m1 R1 माइनस का आ गया, प्लस में ये m2 R2, और ये वाला जब इधर जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा m1 R1 प्लस का और ये m2 R2। क्लियर है इतनी बात या नहीं। यहाँ से अगर हम देखें एक कहानी क्या, कि ये R1 है और ये R2 इधर नीचे ले आए हम, तो ये इधर m2 है और ये वाला m1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से एक कहानी क्या बनती है हमारे पास, कि जो R है हमारा, ये वाला R है, देखो ना 1 के लिए देखो R ऊपर है और 1 का m नीचे है, तो यानी कि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m के। यहाँ से भी अगर आप देखो m और R का 2 वाला जो रिलेशन है, m2 और R2 का, R नीचे m ऊपर है, यानी कि इन्वर्सली है ना एक दूसरे के। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, या m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m लिखा है ना, तो हम इसको m इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहानी मैंने आपको बताई भी थी कि जिसका मास ज़्यादा होगा, देखो ना यहाँ से आप पता करो, मास ज़्यादा डिस्टेंस कम। और मैंने आपको बोला भी था, जैसे मान लो ये हमारा 5 kg का है और ये 3 kg का है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ज़्यादा वाले के पास होता है, तो ये डिस्टेंस कम नहीं हो गया। तो यही बात तो यहाँ से प्रूफ हो रही है, क्या, जिसका मास ज़्यादा उसका डिस्टेंस कम होगा। समझ रहे हो इतनी बात, तो वही तो है, जिसका मास कम है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। देख लो अब जिसका मास कम डिस्टेंस ज़्यादा, तो यही बात यहाँ से हमारी प्रूफ हो रही है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि इट शोज दैट द R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इफ m इज लार्ज। अगर m ज़्यादा है देन डिस्टेंस R इज स्मॉल, दैट इज CM इज क्लोजर टू द हैवियर मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो क्लोजर होगा किसके, हैवियर मास के। क्या बात समझ में आई, ये बताओ यहाँ से क्लियर हो रही है। दूसरा पॉइंट देखो, इफ मासेस आर इक्वल, ये भी मैं आपको वैसे तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने अभी डेरिवेशन की है तो उसके थ्रू हम देख रहे हैं कि कैसे आ रही हैं चीज़ें। अगर देखो मासेस इक्वल है, मासेस इक्वल मतलब m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू में m है अगर, ठीक है, तब क्या होगा, तब देखो इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें RCM जो है हमारा, तो ये m R1 प्लस में m R2 और अपॉन में m प्लस m हो जाता। तो ये कितना बनता, देखो m कॉमन लेते इधर से, R1 प्लस में R2 और नीचे कितना जाता 2m, तो ये इससे कैंसिल, तो कितना बन रहा है ये R1 प्लस में R2 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल मास हैं, दो क्या है हमारे, मान लो ये 5 kg है और ये भी 5 kg है, इक्वल मास है, तो इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या आएगा, बिल्कुल इनके मिड में आएगा। क्यों आएगा, देखो जरा समझो। जैसे मान लो ये हमने ओरिजिन पे ये मान लिया, ठीक है, ओरिजिन पे अगर ये मानना है फॉर्मूले में पुट करो, मास कितना है हमारा
मास कितना है हमारा, देख लो यहाँ पर 5 है, 5 हो गया। और R1 कितना है इसका, 0 है, प्लस में 5 और M2 ये वाला, जैसे ये मान लो कितना है टोटल 4 है, तो ये 4 आ गया। और M1 प्लस M2 दैट इज़ 5 + 5 10 हो गया। तो ये देखो 5 × 0 0, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 5 और 5 कितना 10, तो 2 आ रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि 2 पे आ रहा है, तो ये देख लो इन दोनों के किस में आ रहा है, मिड में आ रहा है। तो अगर इक्वल मास है तो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बिल्कुल मिड में आएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इट शोज द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस लाइज एग्जैक्टली मिडवे ऑफ द 2 पार्टिकल्स। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो ये सब बातें तब ज़्यादातर समझ में आएंगी आपको जब आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो देख लो पहले, फिर ये बहुत ही क्लियर कट आपको जो है चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा। ये तो 2 पार्टिकल्स का जैसे था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताई थी कहानी कि अगर n नंबर ऑफ सिस्टम हो तो जो RCM है वो क्या हो जाता है हमारा, M1 R1 प्लस में M2 R2 अप टू Mn Rn अपॉन में M1 प्लस में M2 अप टू Mn तक जाता है, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा है आपको ये, अब देखो इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखते थे तो हम क्या कहते थे इसको, कि ये समेशन हो जाता था Mi Ri और ये i = 1 से चलता था n, और नीचे भी समेशन ऑफ क्या जाता था हमारा Mi, और i यहाँ भी कितने से चलता था, 1 से n चलता था, ठीक है। ये सब फॉर्मूले जो थे हमारे वो किसके लिए थे, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता था कि अलग अलग मास हमें दिया हुआ है एक पूरे सिस्टम में, जैसे ये 2 मास दे दिए या 3 दे दिए या 4 दे दिए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम। कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरी एक बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब इसमें तो बहुत सारे मासेस हैं, समझ रहे हो ना, इन्फानाइट मासेस हैं। क्या हो रहे हैं इसमें मासेस, इन्फानाइट है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम। अब इसमें हम कितने लिखें यहाँ पर, M1 R1 M2 R2 M3 R3 ऐसे पता नहीं कितने होंगे, कितने लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मैं बस अभी जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आगे फिर करेंगे हम तब बात करेंगे कि अगर n इन्फिनिटी हो जाए। अभी यहाँ तो n क्या है कि 1 के लिए, जैसे 2 के लिए कर लो, 3 के लिए कर लो, 4 के लिए कर लो, इस तरीके से, ठीक है। 1 के लिए तो नहीं, 2 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, इतना तो पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है। लेकिन मान लो एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम आ जाए जिसमें बहुत सारे मासेस हैं, ऑब्वियस बात है कॉन्टिन्यूस सिस्टम में तो इन्फिनिट मासेस हैं, समझ रहे हो ना, कोई सॉलिड चीज़ है कोई, ठीक है, और ये पूरे के लिए हमें निकालना है, तब हम बात करें। जैसे एक सिंपल सी कहानी अगर हम बात करें जिसमें, जैसे मान लो एक पूरी कोई इस तरीके का बॉक्स है कोई, ठीक है, इस तरीके का कोई बॉक्स है ऐसे, और ये तो चलो मैंने यूनिफॉर्म बना दिया, सिमिट्री में बना दिया, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म कुछ है, तो उसमें तो बहुत सारे मासेस होंगे, तो उसमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन भी क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन में इसमें क्या लिखेंगे, मासेस में हम इसको, इसमें जो है सारे मासेस को स्मॉल स्मॉल मासेस मान लेंगे, तो उसको हम लिख देते हैं dm, और ये वाला हमारा यानी कि r वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में dm ये, और इसकी लिमिट हम बाद में बताएंगे कि किस तरीके से पुट करते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए बस इतना कि अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम आ जाए तो कितने सारे मासेस को ऐड करेंगे, हो ही नहीं सकता पॉसिबल इन्फिनिटी मासेस को, तो R1 के साथ, ठीक है ना, M1 R1 M2 R2 M3 R3 ऐसे ऑन करते हुए कितने करेंगे, समझ रहे हो। तो बहुत सारे मासेस हों, वो कौन सा सिस्टम होता है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है जिसमें इन्फिनिट मासेस होते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। मेन कहानी समझ में आ गई आपको, एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, इसका मतलब हमें यहाँ पर ड्राइव करना था, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ड्राइव करते हैं, ठीक है। एक जैसे आप देखेंगे अगर सिलेबस में एक है आपके पास मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या कहानी आती है आपकी, वेलोसिटी वाली और एक्सेलरेशन वाली, वो भी टॉपिक आपके हो चुके हैं, क्लियर है। ओके, थैंक यू।